नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइएगा। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जीके जीएस के एमसीक्यूज हम लोग करने वाले हैं, जो कि आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोग सेशन को एक बार आप सभी लोग क्या कर दीजिएगा, सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो सारे लोग जुड़ जाएं। और चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के सेशन को। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 उच्च न्यायालयों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार सबसे अधिक है। तो पहले प्रश्न का आंसर करना है। चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा कि कौन सा उच्च न्यायालय। देखो, उच्च न्यायालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 214 में। ठीक है, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 214 में, आर्टिकल 214 में क्या किया गया है, उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में अगर बात करें कि कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है भारत में, तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो 25 उच्च न्यायालय है। और आपसे पूछा जा रहा है किस उच्च न्यायालय के पास सर्वाधिक जो है क्षेत्राधिकार है, सबसे ज्यादा जो है क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पास सर्वाधिक क्षेत्राधिकार है। उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो 25 होती है। ठीक भाई बात, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विकल्प संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। ठीक है, कौन सा, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, तो 1866 में होती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब होगी, 1866 में होगी। तो पहले प्रश्न का विकल्प संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। आपको पता है कि राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से क्या होते हैं कि सदस्य जाते हैं। आपको बताना है कि किस राज्य से राज्यसभा में सबसे कम सदस्य जाते हैं। देखो, सबसे ज्यादा अगर सदस्य की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा सदस्य की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा सदस्य जो है वो उत्तर प्रदेश से जाते हैं। कितने सदस्य जाते हैं, 31 सदस्य। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से जाते हैं, 31 सदस्य जाते हैं। लेकिन आपको बताना है कि राज्यसभा के लिए जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, ठीक है, वो सबसे कम किस राज्य से है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो छत्तीसगढ़ से अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, वो 5 है। छत्तीसगढ़ से कितने हैं, तो छत्तीसगढ़ से अगर हम लोग बात करेंगे 5 हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से अगर हम लोग बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश से कितने, 3 सदस्य हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग झारखंड से बात करते हैं तो झारखंड से कितने, 6 सदस्य हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, पंजाब की बात करते हैं तो कितने सदस्य, 7 सदस्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ से 5 सदस्य जाते हैं, हिमाचल प्रदेश से 3 सदस्य जाते हैं, झारखंड से 6 जाते हैं और पंजाब से 7। आपसे पूछ रहा है सबसे कम, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प संख्या बी हो जाएगा। राज्यसभा में सबसे कम सदस्य जो है आपके कहां से जा रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश से जा रहे हैं। सबसे ज्यादा सदस्य कहां से जाते हैं, उत्तर प्रदेश से जाते हैं, 31 सदस्य जाते हैं। राज्यसभा का अगर आपसे बात करें कि राज्यसभा का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो आर्टिकल 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, मैक्सिमम मेंबर 250 होते हैं। और अगर हम लोग करंट मेंबर्स की जो है नंबर अगर पूछें, जो वर्तमान में जो करंट में जो मेंबर्स हैं उनकी अगर हम लोग नंबर्स बात करें, तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो कितनी होती है, वो 245 है। ठीक है, अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा में 250 हो सकती है, वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत प्रावधान किया गया है। सबसे ज्यादा सदस्य कहां से, उत्तर प्रदेश से जाते हैं, 31 सदस्य। और सबसे कम कहां से आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं, कितने, 3 सदस्य। ठीक है भाई बात, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत का कौन सा एकमात्र राज्य जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो भारत का कौन सा एक ऐसा राज्य है जहां पर क्या है, जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है।
कॉमन सिविल कोड को हम लोग और क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं समान नागरिक संहिता। और इस समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ पर है, तो ये अनुच्छेद 44 में, ठीक है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ पर है, अनुच्छेद 44 में है। और एकमात्र राज्य जो जिसने क्या किया है, समान नागरिक संहिता को लागू किया है, तो देखो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। लेकिन अभी याद रखिएगा, अभी समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला एक और राज्य हो गया है, ये कौन हो गया है, ये आपका उत्तराखंड हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो उत्तराखंड है। गोवा में अगर हम लोग बात करेंगे तो गोवा में स्वतंत्रता से पहले ही समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद, भारत की आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो उत्तराखंड बन गया है। अब देखो यहाँ पर उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं है, तो विकल्प संख्या आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोवा पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। चलिए जल्दी से चौथे प्रश्न का आंसर कीजिएगा, तो कौन सा वेद है जहां पर क्या किया गया है, जहां पर क्या किया गया है, जहां पर सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। चौथे प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, कौन सा वेद है जहां पर सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं, विकल्प संख्या आपका डी हो जाएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में देखो जो मंत्रों का उच्चारण करता था उसको क्या कहा जाता था, उसको ब्रह्मा कहा जाता था, ठीक है। अथर्ववेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता था उसको क्या कहते थे, उसको ब्रह्मा कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में आपको क्या होता है, तो अथर्ववेद में आपको जादू टोना वशीकरण, ठीक है, जादू टोना वशीकरण। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे औषधियों, तो औषधियों आदि की जानकारियां आपको क्या होती है, औषधियों आदि की जानकारियां जो है वो आपको अथर्ववेद से मिलती हैं। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता है, और अथर्ववेद में ही जो सभा और समिति हैं जो राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने का काम करती थी, ये दोनों संस्थाएं सभा और समिति, और इनको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। तो विकल्प संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया, तो कौन सा यहाँ पर राजा होगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, तो कौन सा राजा है जिसने क्या किया है, जिसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया है। मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर आराम शाह। पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए अगर हम लोग अगर हम लोग ऐबक की बात करते हैं, तो ऐबक आपको पता है कि ऐबक ने लाहौर से शासन किया था, ठीक है। कहाँ से, ऐबक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐबक ने लाहौर से शासन किया था। ऐबक ने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला राजा कौन है, इल्तुतमिश है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इल्तुतमिश दिल्ली को राजधानी बनवाता है, चांदी का टंका और तांबे की जीतल नामक मुद्रा का प्रचलन करवाता है, इकता व्यवस्था की शुरुआत करता है, तुर्कान चहलगानी का गठन करता है, ठीक है। ये सारे काम कौन करता है, इल्तुतमिश करता है, और इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जब पूछा जाता है तो हम आंसर इल्तुतमिश को करते हैं। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे छठवें प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, तो कौन होगा हिंदी खड़ी बोली का जनक, किसे मानेंगे, अमीर खुसरो को, मलिक मोहम्मद जायसी को, अब्दुल रहीम खान खाना को या फिर कबीर को। तो कौन हो जाएंगे हिंदी खड़ी बोली, अगर हम लोग बात करेंगे हिंदी खड़ी बोली के जनक किसको मानते हैं। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी खड़ी बोली का जनक जो है ये अमीर खुसरो को मानते हैं। इनका जन्म कहाँ पर, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में, ठीक है। कहाँ पर, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुआ है। अगर हम लोग बात करेंगे कव्वाली हो गया, ठीक है, कव्वाली हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें किसका, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं सितार की बात करते हैं, हम लोग तबला की बात करते हैं, खड़ी बोली की बात करते हैं, तो ये सब इन सब की जो शुरुआत का श्रेय किसको, अमीर खुसरो को जाता है। और इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, तो इन्हें भारत का तोता, तूतिए हिंद भी कहा जाता था। अमीर खुसरो को भारत का तोता, तूतिए हिंद भी कहा जाता था। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 1800
1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? ठीक है, तो 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? V.A. स्मिथ ने कहा है, V.D. सावरकर ने कहा है, P.E. रॉबर्ट्स ने कहा है, या फिर उपरोक्त सभी ने कहा है। सातवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो सातवें प्रश्न का देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, V.D. सावरकर ने। ठीक है, V.D. सावरकर क्या करते हैं? तो ये 1899 में 1899 में क्या करेंगे? तो ये एक संस्था की स्थापना करते हैं और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मित्र मेला। ठीक है, 1899 में V.D. सावरकर मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करते हैं और यही क्रांतिकारी संगठन जो है 1904 में, ठीक है, कब? तो 1904 में क्या हो जाएगा? अभिनव भारत के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, किसके नाम से? तो 1904 में यही क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है। तो इनकी स्थापना किसने की थी? V.D. सावरकर ने की थी और V.D. सावरकर ने ही 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया है? चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा। तो भारत के साथ सबसे पहले व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ब्रिटिश होंगे, डच होंगे, पुर्तगाली होंगे, या फिर फ्रांसीसी होंगे। आठवें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प संख्या आपका डी हो जाएगा, पुर्तगाली। ठीक है, सबसे पहले भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने का कार्य किसने किया है? पुर्तगालियों ने किया है। और सबसे पहला जो पुर्तगाली यात्री है जो भारत आता है वो कौन होगा? तो वो 1498 में वास्को डी गामा है। ठीक है, कौन है? तो 1498 में जो पहला पुर्तगाली यात्री है ये कौन हो जाएगा? तो ये वास्को डी गामा हो जाएगा। 1498 में ये क्या करता है? तो ये भारत आता है। भारत में कहाँ पर आएगा? तो भारत में कालीकट बंदरगाह पर आता है। ठीक है, कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह, जो कि कहाँ पर है? जो कि केरल में है। कालीकट बंदरगाह केरल में ये आता है। और उस समय के जो स्थानीय राजा थे, उस समय के स्थानीय राजा कौन है? तो ये है जमोरिन। ठीक है, उस समय के स्थानीय राजा कौन है? जमोरिन। और ये वास्को डी गामा का क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पुर्तगाली जो फैक्ट्री है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1503 में स्थापना होगी। और कहाँ पर होगी? तो कोचीन में। पुर्तगाली अपना जो मुख्यालय, जो कारखाना जो है वो कहाँ पर, व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित करते हैं? तो कोचीन में 1503 में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पर आपके डच होते हैं, इसके बाद तीसरे नंबर पर आपके ब्रिटिश होते हैं और चौथे नंबर पर सबसे लास्ट में कौन आते हैं? तो ये फ्रांसीसी आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या में कौन सा क्रांतिकारी शामिल था? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो सॉन्डर्स की हत्या में कौन सा क्रांतिकारी शामिल था? जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग, आप सभी लोग आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए 1928 में क्या होगा? 1928 में सॉन्डर्स की हत्या होती है। और कौन कौन इसमें? तो इसमें भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। विकल्प संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो बताइएगा भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। तो भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार आपको आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, या फिर उड़ीसा में। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो देखिए भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो सर्वाधिक जो कोयला भंडार है ये आपको झारखंड राज्य में देखने को मिलेगा। झारखंड में ही आपको क्या होगा? झारखंड में ही आपको छोटा नागपुर का पठार मिलता है। ठीक है, कौन सा? झारखंड में स्पेशली अगर हम लोग बात करेंगे तो झारखंड में ही आपको छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलेगा। और जो ये छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, जो ये छोटा नागपुर का पठार है इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूर प्रदेश भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोयला बहुतायत क्षेत्र है। ठीक है, क्या है? तो ये कोयला बहुतायत क्षेत्र है, इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। झारखंड में ही आपको क्या होगा? झारखंड में ही आपको झरिया देखने को मिलेगा, जो कि कोयले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। झरिया अगर हम लोग बात करेंगे तो झरिया झारखंड में है, कोयले का एक प्रमुख खाद्यान्न है, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है? चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। और जितने भी मेरे भाई बहन अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, जितने भी मेरे भाई बहन सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए हैं, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सेशन को एक बार क्या कर दीजिए, सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथी जो हैं अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं, उन लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह क्या हो जाएगा? तो ये बुध हो जाएगा। और बुध की अगर हम लोग बात करें तो देखो बुध जो है ये सबसे छोटा ग्रह है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, और ये सिर्फ मात्र 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा कर लेता है। कितने दिन में? तो 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा कर लेता है ये बुध। इसके अलावा बुध के संदर्भ में याद रखिएगा कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, सबसे छोटा ग्रह है और सबसे कम समय में मात्र 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा को कंप्लीट कर लेता है। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 12वें प्रश्न की तरफ। जंग लगने से लोहे के भार में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है? जंग लगने से लोहे के भार में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? जो लोहे का भार है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा या फिर अनिश्चित हो जाएगा? तो जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। तो आपने देखा होगा लोहे में जब नमी लगती है, ठीक है, नमी के कारण जब क्या होता है तो लोहे में जंग लगती है, और जब जंग लगती है तो इसके वजन में क्या होगा, इसके भार में क्या होगा, इसका भार बढ़ जाएगा। ठीक है भाई बात। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ क्या है? बताइए, अगर कृत्रिम वर्षा करानी हो तो उसके लिए हमको किन का प्रयोग करना पड़ेगा, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है, अमोनियम नाइट्रेट है, सिल्वर आयोडाइड है, या फिर उपरोक्त सभी है। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर देंगे, सेशन को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर देंगे। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सेशन को लाइक शेयर अभी तुरंत कर दीजिए। सबसे पहले सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग ऑप्शन संख्या डी कर रहे हैं गलत हो जाओगे भाई। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अम्ल वर्षा किन वायु प्रदूषकों के कारण होती है? चलिए जल्दी से फिर से एक बार अम्लीय वर्षा से संबंधित प्रश्न है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे जो अम्लीय वर्षा होती है, अगर ताजमहल के पीलेपन का कारण पूछा जाए तो ताजमहल जो है, जो ये ताजमहल है, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, ताजमहल की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, अगर हम लोग ताजमहल की बात करते हैं तो ताजमहल का जो पीलापन है इसके लिए प्रमुख रूप से क्या, तो ये अम्लीय वर्षा उत्तरदायी होती है। और अम्लीय वर्षा में अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अम्लीय वर्षा में बात करते हैं तो क्या क्या जिम्मेदार होगा? जल्दी से बताइएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो 14वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। और अम्लीय वर्षा के कारण ही क्या होता है कि ताजमहल का जो रंग है वो पीला हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है? चलिए 15वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। चलिए, तो भारत में अगर हम लोग बात करते हैं कौन सा राज्य सबसे नगरीकृत है, तो ये गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, कर्नाटका होगा, या फिर गोवा होगा। कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है? 15वें प्रश्न का आंसर करना है। और करेक्ट आंसर हमें यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। गोवा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, लेकिन ये सबसे अधिक नगरीकृत है। 56वां संशोधन 1987 के द्वारा 1987 के द्वारा 56वां संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को क्या किया गया है, तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 56वां संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के लिए अनुकूल है? चलिए जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर आपको 4 स्रोत दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा पर्यावरण के लिए अनुकूल है, कौन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो कौन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है और हमारा कार्य भी कर देता है? तो पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम जो है भाई, पेट्रोल
पेट्रोलियम उत्पादों से ही आपकी मोटर वाहन चलते हैं, जो कि जहरीली गैस निकलती है, धुएं निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, कोयले की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोयला भी आप जलाते हो तो धुआं होता है और बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं, वो भी क्या करती है, नुकसान करती हैं। वन उत्पाद ये तो होगा नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सौर सेल होगा। सौर ऊर्जा की अगर हम लोग बात करेंगे तो सौर ऊर्जा का देखिए इस समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और सरकार भी सौर ऊर्जा को जो है अपनाने के लिए बहुत सारी जो है योजनाएं चला रही है, बहुत सारी स्कीम चला रही है, बहुत सारी छूट दे रही है। ठीक है, तो क्यों, उसका कारण यह है कि सौर सेल जो है या फिर जो सौर ऊर्जा है या जो सौर प्लेटें हैं उनसे क्या होता है, उनसे हमारा कार्य भी हो जाता है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता है। इसी तरीके का आप एक देखोगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की भी स्थापना की गई। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की स्थापना की गई है और इसका मुख्यालय कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम कहाँ पर, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 2015 में हुई है। ठीक भाई बात, तो ये ध्यान रखिएगा, सौर सेल हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ओजोन परत के क्षयीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो ओजोन परत जो है ये दिन प्रतिदिन जो है ये पतली होती जा रही है, ओजोन परत का नुकसान हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार क्या है, तो पराबैंगनी किरणें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए, ओजोन परत के नुकसान के लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो क्या होगा, विकल्प संख्या आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और ये गैस का, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ये गैस है ये कहाँ से निकलती है, ये तो आपके AC से निकलती है या फिर आपके जो घरों में जो फ्रिज होते हैं, AC और जो फ्रिज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहां से सबसे ज्यादा इन गैसों का गैसें निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती हैं और ये क्या करती हैं, ये ओजोन परत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। और ओजोन परत की वजह से क्या होता है, जब ओजोन परत का क्षरण होता है तो क्या होता है, तो सूर्य की जो किरणें जो है, ठीक है, जो पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी पर पहुंचती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर लोगों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो लोगों में स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर देखने को मिल रहा है। विकल्प संख्या आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता को मापने में, ध्वनि की तीव्रता को मापने में, भूकंप क्या, कांतिमान नापने में या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो डेसिबल आपको पता होगा, डेसिबल जो है ये ध्वनि की तीव्रता को मापने में प्रयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेसिबल को ध्वनि की तीव्रता को मापने में किया जाता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो कि विद्यमान, बताइएगा कौन से ग्रह हैं, कौन से ग्रह हैं जहां पर आपको हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। तो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, बृहस्पति, शनि और मंगल, यूरेनस, नेपच्यून और शुक्र, मंगल और शुक्र। तो जल्दी से बताइएगा, इस 19वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें जो हैं ये आपको प्रमुख रूप से, ऑप्शन संख्या ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। हालांकि प्लूटो को तो अब ग्रहों की संज्ञा से निकाल दिया गया है। प्लूटो की अगर हम लोग बात करें, प्लूटो को ग्रहों की संज्ञा से निकाल दिया गया है, बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। लेकिन फिर भी याद रखिएगा यहाँ पर इन तीनों पर आपको क्या होगा, इन तीनों गैसों हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों की अधिकता आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। 20वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होगा, क्या आंसर होगा, एसेटिक होगा, ब्यूट्रिक होगा, लैक्टिक होगा या फिर टार्टरिक होगा। तो 20वें प्रश्न का सभी लोग को आंसर करना है। देखो एसिटिक एसिड की अगर हम लोग बात करेंगे, एसिटिक एसिड जो होता है ये कहाँ पर होता है, ये सिरके में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, एसिटिक एसिड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका सिरके में होगा। टार्टरिक एसिड की बात करेंगे तो ये कहाँ पर होगा, टार्टरिक एसिड जो है ये आपका इमली में होगा। ठीक है, टार्टरिक आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका इमली में हो जाएगा। ठीक भाई, ब्यूट्रिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका एसिड स्टार्च हो जाएगा।
तो ठीक है भाई बात। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो खट्टे दूध के उत्पादों में आपको लैक्टिक अम्ल देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या क्या है, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। 21वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। देखो जर्मन सिल्वर में अगर हम लोग बात करेंगे क्या क्या होता है, जर्मन सिल्वर में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो एक तो तांबा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या होता है, इसके अलावा जस्ता होता है। ठीक है, क्या होता है, तो तांबा होता है, जस्ता होता है, और क्या होता है, और निकिल होता है। ठीक है, और क्या होता है, और निकिल होता है। तो ये तीनों आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, तांबा, जस्ता और निकिल। तो ये तीनों मिश्रित रूप से आपको जर्मन सिल्वर में देखने को मिलती है। और यहाँ पर चांदी की प्रतिशतता पूछी जा रही है तो ये 0% होगा। ठीक है, चांदी क्या होता है, चांदी इसमें नहीं होता है, 0% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर महसूस किया गया। चलिए जल्दी से बताइएगा, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो प्रभाव है ये कहाँ पर, गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, दाल के उत्पादन में, या तिलहन के उत्पादन में। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो ये एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। और याद रखिएगा इनको भी हाल ही में क्या किया गया है, इनको भारत रत्न, ठीक है, क्या किया गया है, तो भारत रत्न प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, तो अब की बार भारत रत्न 5 लोगों को दिया जा रहा है। और उन 5 लोगों में ये इनका भी नाम है, स्वामीनाथन का भी नाम है। भारत में राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन, एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कहां पर, तो गेहूं के उत्पादन में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा। आगे बढ़ेंगे, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तमिलनाडु है, जम्मू एंड कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है, केरल है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पर केसर को भी क्या किया गया है, तो केसर को यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, क्या किया गया, केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। चलिए बताइएगा, भारत में कौन से शहर हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है। चलिए जल्दी से बताइएगा, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, या फिर मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। तो कहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। 24वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। देखो मुंबई में, कोलकाता में और हैदराबाद में। ठीक है, तो ये 3 जगहों पर क्या होती है, तो ये 3 जगहों पर सिक्कों की ढलाई का कार्य होता है। ठीक है, दिए गए विकल्प के अनुसार ऑप्शन संख्या आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद में सिक्कों की ढलाई का कार्य होता है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था। देखो प्रश्न बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा, और ऐसा प्रश्न कोई भी गलत नहीं करेगा, ऐसे प्रश्न को कोई भी गलत नहीं करेगा। सबसे यही उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्न का सभी लोग सही आंसर करेंगे। आपको पता है यहाँ पर देखो दिया है गया मिस्र, और मिस्र को क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। और ऑप्शन क्या होगा, यही डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिस्र की जो सभ्यता है ये नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, कहाँ पर, नील नदी के किनारे। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र को और क्या कहते हैं, मिस्र को पिरामिडों का देश भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मिस्र को पिरामिडों का देश भी कहते हैं और नील नदी का वरदान भी कहते हैं। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, तो विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाते हैं 5 जून को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और कब से ये पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो ये 1974 से मनाया जा रहा है। ठीक है, कब से, तो 1974 से हर साल पर्यावरण दिवस को मनाया जा रहा है। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। 27वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश में
सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? तो चार ऑप्शन आपको दिया गया है। माता टीला बांध दिया गया है, रिहंद बांध दिया गया है, मेजा बांध दिया गया है, और क्या किया गया है, और आपको रामगंगा बांध दिया गया है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो देखो 27वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध जो है ये रामगंगा बांध हो जाएगा। ठीक है, रामगंगा बांध की बात करेंगे तो ये कौन सी नदी पर है? तो ये रामगंगा नदी पर है। देखो आपसे भारत नहीं पूछ रहा है, आपसे क्या कर रहा है, आपसे उत्तर प्रदेश पूछ रहा है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध जो है ये रामगंगा बांध है। कौन सी नदी पर? रामगंगा नदी पर। और ये रामगंगा नदी किसकी सहायक है? तो रामगंगा नदी गंगा की सहायक है। ठीक है, किसकी? गंगा की सहायक है। और कहाँ पर आकर के मिलती है? तो गंगा नदी में कन्नौज में आकर के मिलती है। ठीक है, गंगा नदी में कन्नौज में आकर के मिलती है रामगंगा नदी। गंगा की सहायक है रामगंगा नदी, और इस रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। चलिए जल्दी से बताइएगा उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पर मिलता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर आपको यूरेनियम देखने को मिलेगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो मिर्जापुर, ललितपुर, झांसी या फिर हमीरपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, ललितपुर में यूरेनियम आपको देखने को मिलेगा। और जो ये ललितपुर है ये उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ठीक है, क्या है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में अगर आपको किसी जिले में देखने को मिलेगी तो वो कहाँ पर? तो वो ललितपुर में देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको यूरेनियम की उपलब्धता देखने को मिलती है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 29वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। तो देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 29वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन संख्या बी, चितरंजन दास। ठीक है, देश बंधु के नाम से किसको? चितरंजन दास के नाम से चितरंजन दास जो है इन्हें देश बंधु के नाम से जानते हैं। 1923 में इन्होंने क्या किया था? 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, कौन सी पार्टी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं 1923 में। इसके अलावा ध्यान रखिएगा इनकी एक पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, क्या है? इंडिया फॉर जो है इंडियंस। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। तो ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस ये किसकी पुस्तक है? तो ये चितरंजन दास की पुस्तक है। और 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की और इन्हें देश बंधु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 30वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो चौरी चौरा घटना, इसी घटना के उपरांत क्या हुआ था? इसी घटना के उपरांत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था? तो जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था इसी चौरी चौरा घटना के कारण। तो ये चौरी चौरा घटना जो है ये किस वर्ष होती है? क्या तारीख होगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, चौरी चौरा कांड को जो है इसी चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और ये घटना कहाँ पर? तो 5 फरवरी 1922 को घटती है। कहाँ पर घटेगी? तो गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में क्या होगा? जो भीड़ है वो कुछ सिपाही और थानेदार को जो है जेल में बंद करके आग लगा देती है। और इसी हिंसा से दुखी होकर के गांधी जी 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। 31वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने के लिए सहमत हुई थी? तो बताइएगा कौन सा वर्ष है जब भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा? तो किस वर्ष में, कौन सा वर्ष है जिसमें क्या होगा? जिसमें इंग्लैंड की सरकार इस बात के लिए मान गई थी कि हाँ ठीक है अब इंग्लैंड और भारत में एक साथ परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो 1922, 1923, 1924 या फिर 1925। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1922 में इंग्लैंड की सरकार जो है इस बात पर सहमत हो गई थी कि अब भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। बंदा बहादुर का नाम क्या है? बंदा बहादुर,
बंदा बहादुर के विषय में आप जानते हो कि बंदा बहादुर को 1716 में फर्रुखसियर मुगल बादशाह जो है, मुगल बादशाह कौन है, तो यह है फर्रुखसियर। तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर के समय में 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, ये सिख नेता थे बंदा बहादुर, और इनका वास्तविक नाम क्या था। चलिए, तो बंदा बहादुर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व करने का काम बंदा बहादुर ने किया था। 1716 में फर्रुखसियर के समय में बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाएगी, और इनका मूल नाम जो है ये है लच्छन देव। ठीक है, क्या है, तो इनका वास्तविक नाम जो मूल नाम है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लच्छन देव हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय में की गई थी। अगर हम लोग बात करें जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना होती है 1664 में। ठीक है, कब होगी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है। और आपको बताना है इस समय कौन से फ्रांसीसी राजा का शासन था, लुई 14वां, लुई 13वां, लुई 15वां या फिर लुई 16वां। तो 1664 में कौन से राजा हैं फ्रांस के जिनके समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन संख्या ए, लुई 14। ठीक है, लुई 14वें के समय में 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। आगे बढ़ेंगे, 35वें प्रश्न का आंसर करेंगे, 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है, सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है, उत्तर गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या या फिर महाराजगंज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बस्ती जिले में। ठीक है, कहां पर, तो बस्ती जिले में तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है सांसद खेल महाकुंभ। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलेगी। अब आपको भारत में पता है कि भारत में पहली बार जो ट्रेन है वो 1853 में चली थी, डलहौजी के समय में चली थी। ठीक है, भारत में पहली बार जो ट्रेन है वो 1853 में चली थी, डलहौजी के समय में चली थी। कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। लेकिन यहाँ पर आपसे भारत नहीं, यहाँ पर आपसे उत्तर प्रदेश से पूछ रहा है। चलिए जल्दी से बताइएगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ पर चली थी, तो ये चलेगी, ध्यान रखिएगा, 1859 में। ठीक है, कब, 1859। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1859 में पहली बार ट्रेन चलती है भारत में, कहाँ से, तो इलाहाबाद से कानपुर के बीच में। ठीक है, कहाँ पर, तो इलाहाबाद से कानपुर के बीच में पहली बार उत्तर प्रदेश में ट्रेन चलती है 1859 में, 1859 में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 36वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या पूछी जा रही है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आपसे क्या कर रहे हैं, तो अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आपसे कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या पूछी जा रही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है लखनऊ विश्वविद्यालय है, और आपका कौन सा हो जाएगा, और इसके अलावा राजीव गांधी विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो 6 विश्वविद्यालय हैं। कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में 15 दिसंबर 2023 को किसने पदभार संभाला है। चलिए 37वें प्रश्न का जल्दी से आंसर कीजिएगा। अभी आपको पता है राजस्थान में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिनमें से राजस्थान एक था। तो राजस्थान में भी नए मुख्यमंत्री के रूप में 15 दिसंबर 2023 को किसने पदभार संभाला है। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन संख्या बी, भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। चलिए जल्दी से बताइएगा।
तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन है जिनको अभी मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब मिला है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन संख्या आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगी सेनिस प्लासियोस हो जाएंगी, और ये किस देश की हैं? तो ये निकारागुआ की हैं। ठीक है, कहाँ की हैं? तो ये निकारागुआ की हैं, और ये अभी मिस यूनिवर्स 2023 बनी है, सेनिस प्लासियोस बनी है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन अगर पसंद आता है तो सेशन को आप लोग क्या कर दीजिए, सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर क्या कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अभी के लिए मैं बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।